हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आज हम हैं जयपुर के आइकॉनिक सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, जहां आपको याद होगा 2005 में महेंद्र सिंह धोनी ने 183 रन की नाबाद पारी खेली थी। 50 साल पुराना ये स्टेडियम अब राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। चलेंगे इन सब स्टोरीज पर शो के एंड में, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते खेल जगत में बहुत हलचल रही। देखते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। T20 टीम की इंग्लैंड सीरीज के लिए घोषणा। बुमराह अपनी चोट के चलते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी संदिग्ध। शमी की भारतीय टीम में वापसी। बुमराह की गैर मौजूदगी में संभालेंगे गेंदबाजी की कमान। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद सीनियर खिलाड़ियों को रणजी में उतारने की नई रणनीति। घरेलू क्रिकेट की बढ़ती अहमियत। भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। आयरलैंड को हराकर ODI सीरीज 3-0 से जीती। BCCI ने किया ऐलान, 23 मार्च से IPL और 14 फरवरी से WPL का आगाज। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच का जलवा। भारत की उम्मीद सुमित नागल पहले राउंड में बाहर। इंडिया ओपन बैडमिंटन का आगाज। भारतीय शटलर्स की खराब शुरुआत। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। कुछ नए चेहरे देखने को मिले हैं, कुछ बदलाव भी हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट के चलते जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं है। आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है और अक्षर पटेल को उप कप्तान की भूमिका सौंपी गई है। टीम अपनी अटैकिंग फिलॉसफी को जारी रखने की कोशिश करेगी। जसप्रीत बुमराह की पीठ की चोट ने टीम को एक झटका दिया है और उनका चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना भी संदिग्ध है। लेकिन मोहम्मद शामी की 14 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी टीम के लिए राहत की खबर है। टीम में ध्रुव जरेल को दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। ये सीरीज 22 जनवरी से कोलकाता में शुरू होगी और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक रहने वाली है। जहां जसप्रीत बुमराह की चोट से भारतीय टीम को बड़ा झटका मिला है, वहीं मोहम्मद शामी की वापसी से भारतीय फैंस और टीम मैनेजमेंट को राहत की सांस मिली है। काफी समय बाद वापसी करते हुए टीम मैनेजमेंट को अब मोहम्मद शामी से काफी उम्मीदें होंगी। देखिए ये अगली रिपोर्ट। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में धमाकेदार वापसी की है। शमी, जो आखिरी बार भारत के लिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे, उसके बाद टखने की सर्जरी और लंबे रिहैबिलिटेशन से गुजरे। पिछले साल नवंबर में घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए 9 मैचों में 11 विकेट चटकाए, जबकि उनकी इकोनॉमी 7.85 रही। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में वो केवल 3 मैच ही खेल सके और 5 विकेट लिए। उनकी फिटनेस को लेकर अटकलें लंबे समय तक बनी रहीं, खासकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, जहां घुटने में सूजन के चलते उन्हें टेस्ट टीम से बाहर रहना पड़ा। शमी का चयन इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए इस बात का साफ संकेत है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की उम्मीदें इस बड़े टूर्नामेंट पर टिकी हैं और शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज का शामिल होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई मजबूती देगा। अब देखना होगा वापसी के बाद मोहम्मद शामी T20 सीरीज में कैसा प्रदर्शन करेंगे और क्या वो भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाने में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट की एक नई रणनीति सामने आ रही है। सीनियर प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि वो अपनी फॉर्म और फिटनेस को बनाए रखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करें और इसके बाद कई सीनियर प्लेयर्स को अपनी रणजी ट्रॉफी टीम्स के साथ अभ्यास करते हुए देखा गया, जो कि ये संकेत देता है कि घरेलू क्रिकेट की अहमियत बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी रणजी सीजन में खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी फॉर्म और फिटनेस बनाए रखें। रोहित शर्मा मुंबई रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं, लेकिन साफ नहीं है कि 23 जनवरी से शुरू हो रहे मैच में वे खेलेंगे या नहीं। वहीं ऋषभ पंत ने दिल्ली के लिए अपनी उपलब्धता जाहिर की है और 23 जनवरी से राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं। विराट कोहली, जो पिछली बार 2012 में रणजी खेले थे, वे भी दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा सितारे भी अपनी अपनी घरेलू टीमों के साथ रणजी में भाग लेंगे।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऋषभ पंत को थोड़ी राहत दी जानी चाहिए। हाल ही के दिनों में उन्होंने बेहद व्यस्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पंत ने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीजन के 5 टेस्ट खेले। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सभी मैचों में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा पंत ने T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, दुलीप ट्रॉफी और DPL T20 में भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय कमबैक के बाद पंत ने 22 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं, जिनमें से 11 फर्स्ट क्लास मैच थे। अपनी सड़क दुर्घटना से उबरने और फिर लगातार क्रिकेट खेलने के बाद पंत के लिए यह सही समय हो सकता है एक छोटे से आराम का, जो एक विकेट कीपर के लिए बेहद अहम है। इस विषय पर हमने 2 पूर्व रणजी खिलाड़ी संजय व्यास और कुलदीप माथुर से भी बातचीत करी और उनके राय जानी कि क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट वास्तव में ही बहुत ज़रूरी है और ऋषभ पंत के मामले में क्या सही कदम होंगे। देखिए उनकी राय। मेरी तो राय है कि हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। IPL से ज़्यादा तवज्जो रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी मैचेस में देनी चाहिए। मुझे पर्सनली वो लगता है कि उनको हम ज़्यादा लोड डाल रहे हैं उनके ऊपर। अभी वो बहुत बड़े हादसे से निकले हैं और रिकवर किया उन्होंने। उनका क्या रिकवरी हुई है, ट्रेमेंडस रिकवरी हुई है, लेकिन उस रिकवरी के कारण उनकी बॉडी थोड़ी डेलिकेट भी तो हुई है। तो उस केस के अंदर हमें ऋषभ पंत, क्योंकि ही इज़ अ परफॉर्मर, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं हर फॉर्मेट में, तो उनको ये सब देखते हुए हमें उनको लोड जो है उनके ऊपर हमें कम डालना चाहिए उनकी बॉडी पे। ही शुड बी हैंडल्ड विद केयर। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के शानदार फॉर्म जारी है और उन्होंने ODI सीरीज में आयरलैंड को 3-0 से हराया। उनकी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से अब ऐसा लगता है कि साल के अंत में होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए भारतीय रणनीति सही दिशा में है। आयरलैंड के खिलाफ भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे ODI में 5 विकेट पर 435 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके साथ ही भारत महिला ODI क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी टीम बन गई है। स्मृति मंधाना और युवा खिलाड़ी प्रतिका रावल ने शतक जड़कर दर्शकों का दिल जीत लिया। मैच के बाद मंधाना ने अपने प्रदर्शन पर बात की। Yeah, definitely. I think putting 400 plus, I think really good signs for women's cricket. I mean, I know the wicket was really good to bat on. Rajkot is always a good wicket to bat on, but really pleased with the girls, all the girls, the way they batted today, and even when they came out to bowl, I think really clinical with their performance. सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिका रावल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तीसरे ODI में टीम ने ऋचा घोष को तीसरे नंबर पर प्रमोट किया और ऋचा ने अर्धशतक लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्मृति मंधाना, जो हरमनप्रीत कौर की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रही थी, इनका लगातार फॉर्म शानदार बना हुआ है। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट लिए और आयरलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह से बिखेर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल की मुश्किल सीरीज के बाद टीम ने वेस्टइंडीज और अब आयरलैंड के खिलाफ जीत के साथ आत्मविश्वास बढ़ाया है। दिलचस्प बात यह है कि महिला ODI क्रिकेट के 2 सबसे बड़े स्कोर भी आयरलैंड के खिलाफ बने हैं, जिससे उनकी गेंदबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारत के लिए प्रदर्शन वर्ल्ड कप से पहले अच्छे संकेत हैं, जो इस साल देश में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट सीजन शुरू होने वाला है और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जनरल बॉडी मीटिंग के बाद इंडियन प्रीमियर लीग और विमेंस प्रीमियर लीग की डेट्स की आधिकारिक घोषणा करी। इंडियन प्रीमियर लीग 23 मार्च को और विमेंस प्रीमियर लीग 14 फरवरी को शुरू होने वाला है। और बाकी IPL के 23 तारीख से शुरू होगा, 23 मार्च से। साल 2025 की शुरुआत भारतीय शटलर्स के लिए अच्छी नहीं रही है और भारतीय बैडमिंटन के टॉप स्टार्स मलेशिया ओपन में खराब प्रदर्शन के बाद अब इंडिया ओपन में भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। देखिए ये अगली रिपोर्ट। भारत में चल रहे इंडिया ओपन में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। सात्विक और चिराग ने दक्षिण कोरिया के जिन योंग और कोंग मिन ह्यूक को सीधे सेटों में 21-10, 21-17 से हराकर लगातार तीसरी बार BWF टूर के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पर भारत के लिए सिंगल्स मुकाबले निराशाजनक रहे।
2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को 2024 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ग्रेगोरिया मारिस्का के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में हार झेलनी पड़ी। इससे पहले लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड़ भी शुरुआती दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हाल ही में हुए मलेशिया ओपन में भी सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में हार गई थी, लेकिन इस बार इंडिया ओपन में सभी भारतीय फैंस की विशेष और उम्मीदें पूरी तरह से उनके साथ हैं। टेनिस की बात करते हैं और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, जब उन्होंने रॉजर फेडरर के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मैच खेलने के रिकॉर्ड को अपने नाम किया। जहां नोवाक जोकोविच इतिहास रच रहे हैं, वहीं भारतीय चुनौती अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में खत्म हो चुकी है। नोवाक जोकोविच 37 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंचे और क्वालिफायर जेमी फारिया को 6-1, 6-7, 6-3 और 6-2 से हराकर अपने करियर का 430वां ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मैच जीत लिया। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ग्रैंड स्लैम सिंगल्स में सबसे ज्यादा मैच खेलने का इतिहास बना दिया। वहीं भारत की उम्मीदें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में अब खत्म हो चुकी हैं। सुमित नागल, जो मेन सिंगल्स में एकमात्र भारतीय चुनौती थे, पहले राउंड में चेक रिपब्लिक के तोमस माचेक से 6-3, 6-1, 7-5 से हार गए। इसके अलावा रोहन बोपन्ना और उनके कोलंबियाई जोड़ीदार निकोलस बेरिएंटोस भी स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज और जॉम मुनार से हारकर बाहर हो गए। पिछले साल 43 साल और 9 महीने की उम्र में रोहन बोपन्ना ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे, जब उन्होंने मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स का खिताब जीता। हालांकि ये जोड़ी 2024 के अंत में अलग हो गई। फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। अब फैंस को टेनिस कैलेंडर के अगले बड़े चुनौती का इंतजार है। शो खत्म करने से पहले एसएमएस स्टेडियम के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपसे शेयर करूंगा। ये स्टेडियम सिर्फ एक स्टेडियम ही नहीं है, बल्कि यादों और इतिहास में जुड़ा एक सुनहरा पन्ना है। आइए जानते हैं इसके कुछ खास किस्से। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसे हम सभी एसएमएस स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जयपुर के दिल में बसा है। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम राजस्थान सरकार के अधीन है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाता है। ये स्टेडियम कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने क्रिकेट फॉर पीस पहल के तहत यहाँ मैच देखा। इस मैच में सुनील गावस्कर का पहली गेंद पर आउट होना आज भी चर्चा का विषय है। 2005 में एमएस धोनी ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की अविश्वसनीय पारी खेली थी। ये वही मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने पहली बार एक ओपनिंग जोड़ी के रूप में खेला था। और फिर 2013 में विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर भारत के लिए ओडीआई का सबसे तेज शतक बनाया। राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड होने के साथ साथ ये स्टेडियम भारतीय क्रिकेट इतिहास का खास हिस्सा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैचों की संख्या कम हो गई है, लेकिन उम्मीदें बनी हुई हैं कि ये मैदान जल्द ही एक बार फिर टीम इंडिया के मैचों की मेजबानी करेगा। तो ये था जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम का शानदार सफर और इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। आप जुड़िए हमारे साथ हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन के साथ, जिसमें हर शाम 1 मिनट के अंदर हम आपको बताते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और शानदार कहानियां। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।